कार्यक्रम में कृषि कानूनों को लेकर केंद्र और किसानों के बीच नवे दौर की वार्ता की तैयारी। दूसरा देशव्यापी पूर्व परीक्षण 33 राज्यों संघ शासित प्रदेशों में हुई आयोजित। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रियान्वयन। 3 कृषि कानून कृषि समग्र विकास का बनेंगे आधार। आइए देखते हैं आज के समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में कृषि अधिनियमों पर आधारित चर्चा हेतु विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वार्ता के बारे में क्या कहा, आइए देखते हैं। भारत सरकार की किसान यूनियन के साथ वार्ता 2 बजे प्रारंभ हुई। वार्ता में तीनों कानूनों से संबंधित ही चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके और इसलिए आज चर्चा का दौर यहीं स्थगित हुआ और यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। वो लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, हम लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड टीकाकरण पर देशव्यापी मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए राज्यों, संघ शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और मुख्य सचिवों, अपर प्रधान सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। कोविड-19 टीकाकरण पर दूसरा राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल 33 राज्यों, संघ शासित प्रदेशों के 736 जिलों में 3 सत्रों में आयोजित किया जाएगा। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, AS&MD सुश्री वंदना गुरनानी, अपर सचिव मनोहर अगनानी, संयुक्त सचिव लव अग्रवाल और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कोविड-19 टीकाकरण पर मॉक ड्रिल का उद्देश्य वास्तविक टीका लगाने के कार्य का अभ्यास करना है। इस कार्य से प्रशासकों को नियोजन, कार्यान्वयन और रिपोर्टिंग तंत्र के बीच संबंधों को मजबूत करने, वास्तविक कार्यान्वयन से पहले बची हुई चुनौतियों की पहचान करने और टीकाकरण अभियान के सुचारू क्रियान्वयन के लिए सभी स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधकों को विश्वास प्रदान करने में मदद मिलेगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी को याद दिलाया कि कोविड पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त निगरानी समूह की पहली बैठक के साथ ही देश ने महामारी से सफलतापूर्वक जूझने का 1 साल पूरा कर लिया है। उन्होंने भारत की प्रगति का श्रेय माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आत्मनिर्भर योजना को दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों और चिकित्सा समुदाय सहित कई हितधारकों द्वारा किए जा रहे अथक प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने आगामी टीकाकरण अभियान के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश तैयार करने और प्रसार के लिए तथा टीका लगाने वालों को प्रशिक्षित करने के लिए पिछले कुछ महीने वैक्सीन प्रशासकों को प्रशिक्षित करने के लिए अत्यंत सक्रिय होकर लगातार काम किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने EVIN प्लेटफॉर्म से पुनः प्राप्त किए गए अद्वितीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन पर प्रकाश डाला, जो वैक्सीन स्टॉक की वास्तविक समय की जानकारी, उनके भंडारण के तापमान और कोविड-19 वैक्सीन के लाभार्थियों पर नजर रखेगा। प्लेटफॉर्म पर 78 लाख से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत के पास टीकाकरण से निपटने के लिए अद्वितीय अनुभव है और वो दुनिया में सबसे बड़ा सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम चला रहा है, जिसे दुनिया ने इसकी मजबूती के लिए सराहा है। UIP से देश के समृद्ध अनुभव और एंटी पोलियो अभियान का इस्तेमाल कोविड-19 टीकाकरण की प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि कल दूसरे राष्ट्रीय पूर्व परीक्षण से पहले पूरी परिचालन योजना और IT प्लेटफॉर्म की कई मौकों पर जांच की गई है। 2 जनवरी 2021 के पहले राष्ट्रीय मॉक ड्रिल ने अंतिम रूप से अमल में लाने में किसी भी गड़बड़ी को दूर करने और परिचालन प्रक्रियाओं को और परिष्कृत करने में मदद की। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रचारित अफवाहों को बेबुनियाद बताया, जो टीके के दुष्प्रभावों के बारे में जनता के मन में संदेह पैदा कर रही हैं, और कहा कि इस तरह के गलत लोग पूरी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। चीजों को पूर्व अवस्था में लाना होगा और राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अनेक हितधारकों और युवाओं के साथ काम करें ताकि सही जानकारी दी जा सके। अभी समय हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी खास कार्यक्रम जारी रहेगा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वर्तमान खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अनुसार किसानों से MSP पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है। धान की खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में 24.91% की वृद्धि दर्ज की गई है और 84,928 करोड़ के MSP मूल्य के साथ KMS खरीद प्रक्रिया से लाभ लगभग 55 लाख धान के किसानों को लाभ पहुंचा है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित हमारी खास रिपोर्ट। खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 401,76,000 मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 500,07,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। वर्तमान में जारी KMS खरीद संचालन के तहत 94,414 करोड़ 80 लाख रुपए मूल्य की खरीद की गई है और इससे लगभग 64,25,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना के तहत 51,66,000 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 2,67,020.86 मीट्रिक टन की खरीद की है, जिससे 1,43,258 किसान लाभान्वित हुए हैं। 3 जनवरी 2021 तक 52 करोड़ 40 लाख रुपए के MSP मूल्य पर 5,089 मीट्रिक टन कोपरा की खरीद की गई है। कोपरा और उड़द के संदर्भ में अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें MSP से अधिक है। 3 जनवरी 2021 तक 76,60,886 कपास की गांठें खरीदी गई, जिनका मूल्य 22,410 करोड़ 54 लाख रुपए है, जिससे 14,82,657 किसान लाभान्वित हुए हैं। अभी वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खास कार्यक्रम जारी रहेगा, आप बने रहें हमारे साथ। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और
और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कृषि के विकास के लिए 3 कृषि कानून लाए गए हैं। आइए देखते हैं इसी पर हमारी ये रिपोर्ट। सर, जिस तरह से आप बताएं कि किसान को फ्रीडम होगा, एक राज्य के अपने किसान है, अपने राज्य में कहीं पर भी बेच सकता है, दूसरे राज्यों में भी बेच सकता है, यह उसकी फ्रीडम है। लेकिन सर, सवाल यहाँ पर यह है कि जो मंडी है APMC एक्ट कानून के तहत है, उस मंडी को क्या होगा। और दूसरा, जो स्वतंत्रता की बात है सर, तो MSP पर खरीद है। अक्सर देखा जाता है कि जब फसल तैयार होता है तो कुछ सप्ताह या कुछ दिन के लिए FCI खरीदती है, तो क्या सर इसको ड्यूरेशन भी बढ़ाया जा सकता है? देखिए, जो मंडी की व्यवस्था है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। मंडी प्रांगण यथावत रहेंगे, मंडी प्रांगणों में खरीदी की व्यवस्था यथावत रहेगी। राज्य सरकारें मंडी प्रांगणों में अपने रेगुलेशंस को लगा सकती हैं, मंडी फीस लगा सकती हैं। जो बोली की व्यवस्था है मंडियों में वो यथावत रहेगी। तो मंडी का विकल्प किसान के लिए उपलब्ध है। उसी तरह जो हमारी व्यवस्था खरीदी की है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार घोषित करती है और उस पर खरीदी की व्यवस्था करती है, खरीदी की व्यवस्था यथावत चालू रहेगी। किसान को विकल्प ये भी उपलब्ध रहेगा कि अगर बाज़ार के भाव नीचे होते हैं तो MSP पे वो अपनी फसल को जैसे अभी बेचता है वैसे बेच सकता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर जो MSP की व्यवस्था करती हैं वो एज इट इज़ आगे भी व्यवस्था रहेगी। जहाँ तक MSP के ऊपर ड्यूरेशन बढ़ाने का सवाल है, MSP का जो ऑपरेशन है वो निश्चित अवधि के लिए होता है। जैसे दाल, दलहन, तिलहन के लिए 90 दिन की खरीदी की व्यवस्था होती है, उसी तरह FCI भी फूड मिनिस्ट्री के माध्यम से अपने दिन डिक्लेयर करता है। 45 दिन, 30 दिन, 60 दिन जब MSP की खरीदी के दिन होते हैं, तो उस व्यवस्था चूँकि पूर्व से चली आ रही है और उसी व्यवस्था में आगे भी विकल्प किसान को उपलब्ध है, तो उस व्यवस्था में परिवर्तन का भी कोई किसी प्रकार का कारण नहीं है, तो वो व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी। सर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित जो कानून है उसमें सर बड़े किसानों को तो लाभ हो सकता है, क्योंकि जो सर व्यापारी है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लैंड है एक्वायर कर करके और वो सोचेगा कि एक बड़े किसान है उससे हम करार करें। लेकिन जो सर छोटे जो 2 हेक्टेयर से कम वाले किसान हैं उनका क्या हो सकता है इसमें? देखिए, जो छोटे किसान है उसी को ज़्यादा लाभ है। जो बड़ा किसान था उसके पास तो अभी भी बहुत विकल्प थे और उसके पास साधन भी थे, तो वो नए बाज़ार में जाके अपना उपज को बेच सकता था और उसकी बार्गेनिंग पावर भी थी। पर जो छोटा किसान था उसके लिए मुश्किल था कि वो ऐसे बाज़ार उसको उपलब्ध हों जहाँ पे उसकी फसल को अच्छी कीमत मिले, या उसको ऐसी तकनीक उपलब्ध हो या ऐसा बीज उपलब्ध हो जिससे उसकी आमदनी बढ़े, उसकी प्रोडक्शन बढ़े। अब जब ये फार्मिंग एग्रीमेंट्स का एक्ट आया है, इस एक्ट के आने से जो छोटे किसान हैं उनको सीधा लाभ होगा। छोटे किसान संगठित होकर FPO के माध्यम से या सीधे भी अगर वो खरीदार के साथ अनुबंध करेंगे तो उन अनुबंधों के माध्यम से उनको नई तकनीक भी मिलेगी, उनको नए तरह के बीज और नई तरह का जो कृषि ज्ञान है वो मिलेगा और उसके माध्यम से वो खरीदार को अपनी उपज को पहले से बेच पाएंगे। उनके पास ऐसी उपज वो उगा पाएंगे जिसमें उनको सरप्लस हो और जिनकी वैल्यू ऐसी हो जिसमें बहुत अधिक मूल्य उनको मिले। जैसे बहुत ऐसे प्रोड्यूस हैं जो अगर वो किसान को ज्ञान नहीं हो, एवोकाडो है या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कोई प्रोड्यूस है या अच्छी किस्म का केला है या अच्छी किस्म का आम है या अच्छी किस्म की सब्जियां हैं या अच्छे किस्म का अनाज है, कई चीज़ें ऐसी हैं जिनकी बाज़ार में प्रीमियम वैल्यू है, जैसे ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है, तो छोटे किसान को तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि ख़रीदार उसको तकनीक देगा, उसको नई तरह का ज्ञान देगा और उस ज्ञान का लाभ लेके ये किसान ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी थोड़ी ज़मीन पे भी कर सकेंगे। सर, APMC एक्ट के माध्यम से जैसे कहा जा रहा है कि मंडी कानून में सुधार से किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन सर कहीं किसी स्टेट में ऐसा भी देखा जाता है कि APMC एक्ट के माध्यम से मंडियां नहीं है, रेगुलेट नहीं हो रही है, तो वहाँ के किसान कैसे सर लाभान्वित हो सकता है?
देखिए, बिहार और केरला ऐसे राज्य हैं जिनमें पूर्व से ही एपीएमसी नहीं है। उन्होंने वहाँ पे, केरला में कभी भी एपीएमसी की व्यवस्था नहीं थी और बिहार ने एपीएमसी की व्यवस्था समाप्त की थी। इन राज्यों में भी इसका लाभ इसलिए होगा कि अभी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें संगठित व्यवस्थाएं कम हैं। जैसे ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अभी उपलब्ध नहीं है जितनी अच्छी व्यवस्था ई ट्रेडिंग की होनी चाहिए। वेयर हाउस पे, साइलो पे खरीदारी के लिए प्रॉपर कानून नहीं है। जो किसान वेयर हाउसिंग रिसीट के माध्यम से अपना स्टोर्ड प्रोड्यूस को बेच सकता है, वो नए कानून के अंतर्गत है, जो पहले उसकी व्यवस्था नहीं थी। फिर जो इंटरस्टेट ट्रेड है, अगर बिहार का किसान महाराष्ट्र में जाके अपनी फसल बेचता है, महाराष्ट्र का व्यापारी बिहार से खरीदना चाहता है, पहले उस पर रिस्ट्रिक्शन थी क्योंकि महाराष्ट्र के एक्ट में उसके ऊपर दोबारा से टैक्स लग जाता था। तो उसके ऊपर जो महाराष्ट्र का किसान है उसको जाके बिहार में ख़रीदने में ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। अब अगर वो ख़रीदेगा और इस कानून के माध्यम से उसको सीधा खरीदारी का लाभ मिलेगा, तो किसान सीधा अपनी उपज कहीं भी अपने देश भर में बेच पाएगा, जो पहले सिर्फ नज़दीक के व्यापारी को या नज़दीक के बाज़ार में बेच पाता था। तो उसका लाभ भी ऐसे राज्यों में होगा जहाँ पे एपीएमसी की व्यवस्था नहीं थी। तो ये दोनों ही तरह के राज्यों में लाभ होगा। जहाँ पे मंडी की व्यवस्था है, एपीएमसी की व्यवस्था है, वहाँ पे नए विकल्प मिल जाएंगे, एपीएमसी की व्यवस्था भी यथावत रहेगी। और जहाँ पे एपीएमसी की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पे चूँकि नए विकल्प संगठित तौर पे मिलेंगे, तो उससे भी किसान को बड़ा लाभ होगा। और ख़ासकर जो इंटरस्टेट ट्रेड के बैरियर्स हटे हैं, उसका लाभ किसान को होगा। अगर बिहार की, जैसे आपने सर बताया, केरला की बात किया, तो सर वहाँ पर एपीएमसी एक्ट के माध्यम से मंडियाँ नहीं हैं और ई ट्रेडिंग के माध्यम से भी ई नैम है, उसके माध्यम से भी लोगों के अवेयरनेस नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं है। और इस तरह से अगर हम फ्री कर देते हैं तो फिर किस तरह से उनको फ़ायदा होगा? नहीं, ई नैम की व्यवस्था भी सिर्फ मंडियों में थी, तो इन राज्यों में ई नैम की व्यवस्था पहले नहीं थी। और ई नैम अकेला ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तो प्राइवेट भी आएंगे। ई नैम तो सरकारी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था। तो क्या होगा कि नए एक्ट के आने से नई संभावनाएं बढ़ जाएंगी, जो मार्केटिंग की संभावनाएं हैं। तो उन राज्यों में जहाँ पे मंडियाँ नहीं हैं, उनमें भी नए विकल्प किसानों को मिलेंगे, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तो उनको भी लाभ होगा। और जहाँ पे मंडियाँ हैं वहाँ पे तो लाभ होगा ही, क्योंकि मंडियों की व्यवस्था को छेड़ा नहीं गया है। मंडियों में भी वो बेच सकता है और मंडी के बाहर की व्यवस्था अब सुदृढ़ हो जाएगी, विकल्प मिल जाएंगे। तो दोनों तरह के राज्यों में इसका लाभ होगा। सर, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के माध्यम से जिस तरह से अमेंडमेंट उसमें किया गया है कि अब जो स्टॉक लिमिट्स है उसको हटा दिया जाएगा, तो सर क्या उसको कालाबाजारी बढ़ने की संभावना है या किसानों की इससे फ़ायदा हो सकता है? देखिए, इसका किसानों को ही सीधा फ़ायदा होगा। जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जिस समय रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, उस समय भारत में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थी उसकी शॉर्टेज थी, तो वो जो परिपेक्ष था वो अलग था। अब जो है, हम सरप्लस इकॉनमी में हैं, हमारे पास हर चीज़ की अधिक मात्रा है, जितनी हमारी कंजम्पशन है उससे ज़्यादा हमारे पास प्रोड्यूस है। तो ब्लैक मार्केटिंग तो उस प्रोड्यूस की होती है जिसकी शॉर्टेज हो। तो इस तरह की जो अवधारणा है वो ख़त्म हो चुकी है भारत के बाज़ार में। अब तो हमें नए मार्केटिंग एवेन्यूज़ और अपने सरप्लसेस को कैसे हमें मैनेज करना है और कैसे उनको बाज़ार उपलब्ध कराना है, उस पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ये होर्डिंग वाला जो मसला है वो बहुत हद तक समाप्त हो गया। पर फिर भी अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, कोई ऐसी बात होती है कि बहुत अधिक कीमतें बढ़ गई, तो वो विकल्प अभी भी सरकार के पास खुला हुआ है कि अगर बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ती हैं या होर्डिंग की ऐसी इमरजेंसी की शिकायत आती है, तो केंद्र सरकार अभी भी उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, पर सामान्यतः रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। और जो किसान को लाभ होना है, जैसे मैंने पहले बताया कि एक व्यापारी है, उसको मालूम है कि वो 100 क्विंटल से ज़्यादा नहीं खरीद सकता, अगर ऐसा कानून में प्रावधान है। अब उसके पास साधन है, वो ज़्यादा खरीदना चाहता है, बाज़ार में आना चाहता है, पर चूंकि स्टॉक की रिस्ट्रिक्शन है वो बाज़ार में नहीं आ पाता। तो उतना व्यापारी बाज़ार से कम हो गया, तो उतनी प्रतिस्पर्धा कम हो गई। जब प्रतिस्पर्धा कम हुई तो किसान के जो ग्राहक हैं, जो खरीदने वाले हैं, वो कम हुए तो उसकी जो बोली लगी, या उसको खरीदने वाले जब खरीदने के लिए आए तो मांग कम होने से भाव कम हो जाते हैं। पर आज की तारीख में अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और सभी तरह के व्यापारी खरीदारी में हैं, उनको ये डर नहीं है कि इसके बाद मैं नहीं खरीद सकता, तो खरीदार बढ़ेंगे। और अगर खरीदार बढ़ेंगे तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो किसान की उपज की कीमत बढ़ेगी,
और किसान की उपज की कीमत बढ़ेगी तो किसान को उसका लाभ होगा। तो हर तरह से किसान को कंपटीशन से लाभ होता है। तो जितनी रिस्ट्रिक्शंस हटती हैं, जितना रेगुलेशन कम होगा, उतना ही लाभ सीधा किसान को मिलेगा। जैसा कि विवेक अग्रवाल जी ने बताया कि कृषि कानून जिस तरह से पारित किया गया, उसमें ख़ास तौर से अगर मंडी की हम बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात करते हैं, इससे तीनों कानूनों से किसान को बहुत ही फ़ायदे होने वाला है। किसान ग्रामीण क्षेत्र में रह करके अपनी जो उत्पाद है वो कहीं पर भी बेच सकता है, ई ट्रेडिंग के माध्यम से और ख़ास तौर से मंडी के माध्यम से भी जा कर के, और जहाँ पर भी EPMC एक्ट के माध्यम से जो मंडियाँ हैं उसमें टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, जिससे किसानों को अतिरिक्त फ़ायदा होगा। और यह जो कानून है इससे खास तौर से जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2022 तक किसानों की इनकम को डबल करना है, उसमें खास तौर से यह मददगार साबित होगा। इसी के साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नए अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।